सभी किसान भाइयों और मेरे साथियों एवं डॉक्टर शर्मा सर और डॉक्टर जोशी सर का मैं आज के वीकली चौपाल में स्वागत करता हूं। ये हमारे खरीफ सीजन में इस खरीफ सीजन का ये नवा कृषि चौपाल है। और जो इस चौपाल का जो विषय है वो बहुत ही रिलेवेंट, जो अभी मतलब आगामी 7 दिन से 15 दिन के अंदर ज़्यादातर जगह पे ये गतिविधि होने वाली है। तो सोयाबीन में कटाई एवं कटाई की पूर्व तैयारी, जैसे कि कुछ साथियों के फ़ोन भी आए थे, कुछ किसानों के फ़ोन भी आए थे कि उनकी फसल में लगे लगे उसमें दाने में पौधे निकल आए, मतलब दाने से, उसको बीवी पेरी बोलते हैं अंग्रेजी में। और सर और अभी इस सत्र में जानकारी देंगे। तो बेसिकली वो समस्या भी कुछ जगह पे मतलब आई है, क्योंकि पानी कंटिन्यूस गिर रहा है। तो ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय मतलब कटाई के बारे में कि हमारे किसान भाई और हमारी टीम को यदि सही जानकारी होगी तो सही समय पे वो निर्णय लेके कटाई कर पाएंगे। और मौसम की जानकारी का भी उपयोग करके वो अपना निर्णय कटाई का ले सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम शुरुआत में डॉक्टर जोशी सर से अनुरोध करूंगा कि वो अपना प्रेजेंटेशन और इसके बारे में बताएं। डॉक्टर जोशी सर। धन्यवाद अनिल जी। तो सब लोगों को ये महसूस हो रहा होगा कि ये क्लाइमेटिक चेंज का असर तो बहुत तेज़ी से दिख रहा है और उससे फसल पे असर भी पड़ रहा है। तो कोशिश ये होना चाहिए कि शुरू से हम इस बात का ध्यान रखें और उन सब चीज़ों को अपनाएं जिसकी वजह से इस तरह के मौसम से हमको परेशानी नहीं हो। जहाँ तक एक और अच्छी बात है कि अमेरिका में और ब्राज़ील में उन्होंने जो आकलन किया है अपनी फसल का, उससे लग रहा है कि वहाँ फसल थोड़ी कम होगी। तो उसकी वजह से शायद हमारे किसानों को बेहतर दाम मिले सोयाबीन के। हालांकि ज़्यादातर किसान जो अभी जुड़े हैं शायद उनके यहाँ कटाई नहीं हुई है, पर बाज़ार में सोयाबीन नया आने लगा है। तो देखते हैं अपन की क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए कटाई के लिए। तो अनिल दे सकते हैं स्लाइड? हाँ हाँ सर, मैं वो कर रहा हूँ, जस्ट हाँ, एक सेकंड। तो क्या क्या ध्यान, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। क्योंकि मतलब कई जगह पे फसल अभी भी अलग अलग स्थिति में है। कहीं दाना भरना शुरू हुआ है, कहीं भर रहा है, और कहीं फसल अपने करीब करीब पकने के करीब है। तो इन सब अवस्थाओं में थोड़ा सा ध्यान देकर कुछ चीज़ें कर लेना चाहिए जिससे कि आपको अपना प्रोडक्ट या प्रोड्यूस जो है अच्छा मिले, गुणवत्ता वाला। और उसके बाद अगर बाज़ार में ले जाएं तो उसकी कीमत भी अच्छी मिले। तो इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। अनिल, नहीं हो पा रहा है क्या? नहीं बस सर हो गया। अच्छा, दिखा क्या? ठीक है, ठीक है, आया। हाँ, दूसरी पहली स्लाइड ले लो, बढ़ा दो इसको आगे। हाँ, अभी जो स्थिति अलग अलग है उसके लिए कुछ सलाह है कि जहाँ दाने भर रहे हैं फलियों में, वहाँ एक बार अगर आप ये फंजीसाइड्स जो दिए हैं, 2-3 फंजीसाइड्स है या इवन बाविस्टीन है, इनमें से किसी एक का स्प्रे कर देंगे आप, तो आपके बीज की गुणवत्ता अच्छी रहेगी और दाना बिल्कुल अच्छा रहेगा, जिससे कि आपको आगे बीज के लिए भी उपयोग करें तो भी अच्छा होगा और बाज़ार में ले जाएंगे तो भी कीमत ज़्यादा अच्छी मिलेगी। कुछ लोग ऐसे जो हम बार बार पूछते रहते हैं कि उन्होंने कोई उर्वरक नहीं डाल पाए हैं, तो ये एक मौका है कि या तो 2% यूरिया का स्प्रे कर दें, या पोटाशियम का स्प्रे कर दें, या नैनो यूरिया का स्प्रे कर दें जब दाने दाने भर रहे हों। बाद में नहीं, जब दाने भर रहे हों उस स्थिति में एक स्प्रे करने की अनुशंसा करते हैं हम लोग। दूसरी बात यह है कि अभी बहुत ध्यान देने की बात यह है कि ज़्यादातर किसान जो अपना बीज ही उपयोग में लाते हैं, नया बीज नहीं खरीदते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो बीज आप रखेंगे उसको
वैरायटी की शुद्धता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ दाना भर रहा है और अभी आपकी फसल अभी भी खड़ी है, वहाँ ज़रा देख लें कि जो दूसरे पौधे हैं, दूसरी जाति के पौधे हैं, उनको निकाल दें, बीमार बीमार पौधों को निकाल दें, तो अच्छा रहेगा, आपके प्योरिटी बनी रहेगी वैरायटी की, और अगले साल आप उसको लगा भी पाएंगे और दूसरे किसानों को भी सहायता दे पाएंगे अपने बीज बीज बेच कर उनको। अगर जो दाना भर रहा है जहाँ पे, वहाँ पानी की कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज है। जब अगर पानी की कमी हो तो दाना दाना ठीक से नहीं भरता है और उपज कम होती है। पर ऐसी स्थिति मुझे लगती नहीं, क्योंकि बरसात तो एक सरी आ रही है और लगभग सब जगह ज़मीन में पानी ठीक ठाक होना चाहिए। समस्या शायद काटने की कुछ लोगों को आने वाली है, आ रही है, तो उसके लिए देखते हैं क्या किया जा सकता है। एक और बात है कि जहाँ दाना भर रहा है, वहाँ फलियों में दाना भर रहा है, वहाँ अगर इल्ली या डॉक्टर शर्मा बैठे हैं, आपको और बता देंगे वो, इल्लियों का प्रकोप हो रहा है, चने की इल्ली का या दूसरी इल्ली का, तो उस पर हेलो ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ सर, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। सर, ये सोयाबीन पीले क्यों पड़ रहे हैं? पानी से पानी भरा है। पानी से नहीं, उसके पहले भी पीले हो गए थे सर। फोटो भेजा आपने खींच के, हाँ, एक खेत का फोटो खींच के भेजा आपने फोटो भेज दिया था आज। ना? भेजा था सर, कहाँ भेजा? ये अपने चेतन भैया के पास। मैं हमारे तो पास उन्हें अभी बीमारी है सर, ऐसा बोल आ रहे थे जाएगा कि। तो देखते हैं, जरा अपन बात कर लें, उसके बाद सारी चीज़ों पे बात कर लेंगे फिर से एक बार। ठीक ठीक सर, डॉक्टर शर्मा भी हैं, ठीक थैंक है यू ना सर। सर? हाँ। जी सर। तो और कई और कोई कोई और कोई भी रसायन जो रिकमेंडेड नहीं है वो अभी नहीं डालना चाहिए खेत में। जो डालना है उसको हमने बता दिया। सबसे बड़ी बात है कि आप बीज की गुणवत्ता पे पूरा पूरा ध्यान दें, और क्योंकि जब फसल आती है, जब भी किसान को लगता है कि हाँ अब मेरी फसल आई है, इससे मेरे को फ़ायदा होगा, इस तरह की सोच हमेशा रहती है। तो कम से कम बीज की गुणवत्ता पे ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर दाने की चमक अच्छी होगी, बड़े आकार का दाना होगा, ठीक से भरा होगा, कोई बीमारी नहीं लगी होगी, तो आपको बाज़ार में ज़्यादा मिलेगा, और उस बीज का अंकुरण भी अच्छा होगा, जिससे कि अगली बार आप अगर उपयोग में लाएंगे तो आपकी फसल अच्छी हो। कुछ चीज़ें छूट गई, जैसे कि शुरू में पोषण प्रबंधन में अगर पोटेशियम डालते हैं आप, या सल्फर का उसमें फर्टिलाइजर के साथ डालते, तो शायद आपकी फसल और अच्छी होती, बीज की गुणवत्ता अच्छी होती, और उपज भी ज़्यादा मिलती। पर अगर जो छूट गया है, कम से कम आगे के लिए ध्यान में रखें। एक और बात है, जैसे मैंने बताया कि पूरे खेत में आप रोगिंग करने के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है। आप सुनिश्चित कर लें कि आपको कितना बीज चाहिए, उतने हिस्से में रोगिंग करके और उसको अलग से काट के रख लें, जिससे कि उसको 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 उसका आप बीज के रूप में उपयोग कर सकें। बाकी खेत आप काटते रहें। तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगर आपको जितना खेत में बोना है, उसका 1/10 हिस्सा काट के खलिहान में सुरक्षित रखें, ढक के रखें, और उसको छोड़ के बाकी काम करते रहें। और जब वहाँ वापस जाके देखेंगे तो काफ़ी सारा दाना निकला होगा। तो हालांकि पानी है, पानी से बचाने की ज़रूरत है, और उसको भी जो आप खलिहान में या कहीं छाँव की जगह में रखेंगे या ढकी हुई जगह रखेंगे, तो उसको भी बार बार पलटना पड़ेगा, जिससे कि उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो। आगे ले लें अनिल, आगे ले लो। जी जी। ये बताया मैंने अभी कि गुणवत्ता पे ध्यान देने के लिए क्या क्या करना चाहिए, है ना? तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो कर लेना चाहिए, इस आगे चलिए। पर अब समस्या क्या आ रही है? अगर आपने सोयाबीन को पकने के बाद खेत में छोड़ दिया देर तक, ऐसी समस्या अभी आई नहीं है। अभी जब फसल पक रही है, और मैं समझता हूँ कि शायद थोड़ा सा मौसम साफ होगा, तो समय पे काटना चाहिए। अगर देर से काटेंगे तो फलियों के चटकने से नुकसान होने की संभावना होती है। जैसे कि हम कई बार पहले कहते थे कि जब आप लोग जे 7105 उगाते थे, तो उसमें फली बिल्कुल नीचे से लगती थी, और कई बार काटने में एक आध फली नीचे रह जाती थी हमेशा। तो हम कहते थे कि अगर एक फली भी रह गई तो कम से कम 1 कुंटल प्रति पर हेक्टेयर का नुकसान होगा। इसी तरह से जब कई फलियां चटकेगी आपके खेत में,
तो नुकसान ज़्यादा होगा, तो उसका ध्यान रखना ज़रूरी है कि चटकने के पहले समय से काट लिया जाए। अब कैसे कब काटना है मैं उस पर अभी चर्चा करता हूँ। एक बात और है कि अब जो नई किस्में जो आपको उपलब्ध करा दी गई है उसमें इस समस्या को कम किया है, क्योंकि वो पकने के बाद भी आपको 10 दिन का समय देती है। 10 दिन के अंदर आप काट लेंगे तो वो चटकेगी नहीं। अगर बीज में नमी 13% से कम चली जाती है खेत में, तो उसमें चटकने की संभावना अधिक हो जाती है, और जैसे जैसे नमी और कम होगी तो चटकना और ज़्यादा हो जाएगा और नुकसान अधिक होने की संभावना रहती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपने को कि किस तरह से हम ठीक समय पे काट लें, और जिससे कि हमारी फसल में चटकने की समस्या ना आए और नुकसान ना हो। अगली अगली स्लाइड ली जाए। क्या कारण हो सकता है? देखिए, हर हर जो जीवित प्राणी है अपनी अपनी जाति को जिंदा रखने की कोशिश करता है, और पौधे भी यही करते हैं। ये पौधे में एक नेचुरल प्रक्रिया है जिसमें कि सीड का डिस्पर्सल होता है, जिससे कि नए पौधे आ जाएं और उनकी पीढ़ी चलती रहे। तो ये सारी किस्मों में, सारी फसलों में ये चीज़ होती है। तो सोयाबीन भी इस प्रक्रिया से अलग नहीं है, इसमें भी शटरिंग होता है और काफ़ी होता है कई बार। सूखा पड़ने से क्या होता है, जब बीच बीच में सूखा पड़ता है तो फलियों की बनावट कमज़ोर हो जाती है, और फिर जब पकने का टाइम आता है और अगर थोड़ा भी पानी लगा उसको, बड़ी तेज़ी से सोयाबीन चटकने लगती है। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले चटकने के पहले हम उसको काट लें, और जितनी देर करोगे आप पकने के बाद उतनी ज़्यादा समस्या आने वाली। अब ये मैंने एक स्लाइड आपको दिखाई है, जरा थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एक चीज़ होती है सोयाबीन जिसको कहते हैं फील्ड विदरिंग। तो अगर आपने समय से नहीं काटा और पानी गिर रहा है या धूप तेज़ है या ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो चटकेगी तो सोयाबीन चटकेगी तो इसके अलावा उसका जो जर्मिनेशन है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि कब काटना चाहिए सोयाबीन को, जबकि वो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पार कर ले। और फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पार करने का देखने का तरीका है वो ये है कि 90% से ज़्यादा फलियां अगर रंग बदल दे आपका, तो समझ लीजिए फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी आ गई है। उसके बाद जितनी जल्दी हो आप उसको काट लें। होता क्या है कि जब काटने की बारी आती है वो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी के 10, 12 या 13 दिन बाद आप काटने के लिए प्रेरित होते हैं, और उसमें फलियों के चटकने की समस्या बढ़ने की संभावना रहती है। या फिर अगर पानी आ गया या तापक्रम अधिक रहा या हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रही तो चटकने से नुकसान भी ज़्यादा होता है। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि जब जब आपका 90% फलियां रंग बदल ले, काट लें। अभी पानी गिर रहा है, पर बीच बीच में जब भी आपको मौका मिले काटने के लिए फसल हो, और जब भी आप देखें कि पानी आपके पास, तो आप वेदर डेटा भी है तो थोड़ा सा अंदाज लग जाएगा कि किस दिन पानी नहीं गिरेगा, उसको उठा के काट के और आप अपने सुरक्षित जगह पे उसको रखें, क्योंकि पानी का कोई भरोसा नहीं है। शेड में भी सुखाना पड़े तो सुखाइए उसको, पर काट लें टाइम से, जिससे कि चटके नहीं और ना उसका अंकुरण खराब हो। नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिए। तो जब जब फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी के बाद 10-12 दिन आपको बिल्कुल मौका मिलता है। अभी एक नई समस्या भी आ रही है, जैसे अभी अनिल ने बताया कि विविपरी होती है। विविपरी मतलब पौधे, जो फलियां लगी है पौधे में और उस टाइम नमी ज़्यादा है तो वो अंकुरण हो जाता है। तो ये सोयाबीन में, इनफैक्ट कई फसलों में डॉर्मेंसी होती है, क्योंकि बीज एक बार बोएंगे तो उसमें काफ़ी टाइम के बाद जर्मिनेशन हो पाता है। पर सोयाबीन में इस तरह की डॉर्मेंसी की कोई चांस नहीं है, कि इस तरह की कोई किस्म अभी उपलब्ध नहीं है, तो उसको हम नहीं रोक पाएंगे। पर ये रिसर्चर के लिए एक इशू है कि ऐसी किस्में बनाएं आपके लिए जिसमें कि डॉर्मेंसी हो, और इस चटकने की जो दिक्कत है उसमें उसमें समस्या नहीं आए किसानों को। सोयाबीन में कोई काम ज़्यादा हुआ नहीं है इसको रोकने के लिए, और मैं नहीं समझता कि कोई दूसरी फसलों में ज़रूर कुछ जानकारी उपलब्ध है। मैलिक हाइड्राजाइट या आपका मॉलिब्डेनम के स्प्रे करने से इसमें थोड़ी सी रुकावट आती है,
डॉक्टर शर्मा ने शायद इसको थोड़ा सा देखा भी है, तो उनसे उनसे भी उन पर चर्चा कर लेंगे कि अगर कोई तरीका है क्या इसको रोकने का। पर मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत पक्का तरीका अभी इसके लिए होगा कि विविपरी को रोक पाएँ हम पौधों में। तो ये एक समस्या है जिसको थोड़ा सा मुश्किल है निपटना अभी आज की तारीख में। और जैसा कि मैंने बताया आपको, अगली स्लाइड ले लीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि आपको ठीक समय पे काट लेना चाहिए, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी जैसे ही निकले उस टाइम काट लेना चाहिए। और अगर 16-17% 18% उस टाइम मॉइस्चर है काटने के टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर टाइम से काटेंगे तो चटकेगी नहीं, बीज की गुणवत्ता अच्छी होगी, अंकुरण क्षमता अच्छी होगी और आपका उपज में नुकसान नहीं होगा। तो एक बात ध्यान रखें, कटाई के समय ये ध्यान रखें कि खरपतवार भी साथ साथ नहीं चला जाए, नहीं तो कि आपको अगले साल जो बीज आप उपयोग में लाएंगे तो उसमें खरपतवार की समस्या भी ज़्यादा होगी, क्योंकि खरपतवार के बीज भी शामिल होंगे आपके सोयाबीन के साथ। और बरसात में अब देखिए क्या चल रहा है मौसम, इसके हिसाब से अपने को देखना पड़ेगा कि कब पानी थोड़ा नहीं है, जब हम कटाई कर लें अपनी पकी फसल की और खेत में नहीं छोड़ें, तो ठीक तरह से उसको संभाल लें उसके बाद। और अलग अलग किस्म हैं, दो एक से ज़्यादा किस्म लगाइए तो अलग अलग काटें उनको, और उसके बाद प्रोसेसिंग भी उनका जो करेंगे, थ्रेशिंग वगैरह करेंगे तो भी अलग अलग करना पड़ेगा। एक वैरायटी करने के बाद अच्छी तरह से साफ करके फिर आप दूसरी वैरायटी लगाएं। 2-3 रोज 4 रोज सुखाना पड़ेगा। अगर धूप निकल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो शेड में कहीं आपको सुखाना पड़ेगा सोयाबीन को, और सूखने के बाद ही जब थोड़ी नमी कम हो जाएगी तो आप थ्रेशिंग उसको कर पाएंगे। पर कम से कम खेत में छोड़ेंगे तो नुकसान होने की संभावना रहती है, वो नहीं होगा, आप हेलो। खेत में रख देंगे उसको। हाँ सर। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मौसम बिल्कुल गड़बड़ चल रहा है आजकल, और इसके हिसाब से थोड़ा सा अपने को तेज़ी से टाइम निकालना पड़ेगा। तो इसके बाद ये तो बात बता चुका हूँ मैं कि कब काटना चाहिए। और सुखा के थ्रेशिंग करते वक्त ध्यान रखें कि गेहूँ वाला थ्रेशर आप यूज़ करते हैं अगर, तो उसको जाली बदल लें, और जो कम स्पीड है उसको पुली बदल के 400 के आसपास ले आएँ। तो इस तरह से आपको स्पीड कम करके आप थ्रेशिंग करेंगे तो आपका बीज अच्छा रहेगा। उसको सफाई अच्छी कर लें, स्पाइरल सेपरेटर हो तो उससे ग्रेडिंग भी कर लें, और अच्छा सूख जाने पर 10% नमी से कम होने पर ही उसको भंडारण के लिए ले जाएं। और जो आपका थ्रेशिंग का तरीके की बात करें, अंश ले लिया, हमने अगला ले लीजिए। थ्रेशिंग के तरीके की बात करें तो बीज के लिए जो आप रखते हैं उसको तो मेरे ख्याल में लकड़ी से पीट कर निकालना अच्छा होगा, क्योंकि उसमें सबसे कम चोट लगती है। ट्रैक्टर के पहिए के नीचे भी कुचल कर सकते हैं, थ्रेशर से कर सकते हैं, कंबाइन से कर सकते हैं, पर बाकी में थोड़ा सा बीज को चोट लगती है तो उसके जर्मिनेशन पे थोड़ा असर हो सकता है। तो कोशिश करें कि जो बीज के लिए रखें उसको लकड़ी से पीट कर निकाल लें। तो यही कुछ सावधानियां हैं जो कि सोयाबीन के कटाई और उसको थोड़ा सा कटाई के बाद बीज तक ले जाने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो यही इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहता था। अगर आपके पास और सवाल होंगे तो हम लोग चर्चा कर लेंगे। डॉक्टर शर्मा भी हैं, वो आपको थोड़ा सा इस समय जो कीड़े और बीमारियां जो आ सकती है उसके बारे में आगाह कर देंगे और कुछ तरीके बता देंगे। और शायद अगर कुछ जानकारी उनके पास हो कि विविपरी में हम क्या करें, तो शायद उनसे रिक्वेस्ट करें अपन की वो ज़रा थोड़ा बताएं। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर जोशी सर। ये सर मैलिक हार्ट डाइजेट का असर नहीं होता क्या? मैं जनरली पता नहीं सोयाबीन में नहीं किया है, पर डॉक्टर शर्मा ने अगर कहीं पता किया हो तो जरा बात करें। अनिल जी, मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है जिसमें बिल्कुल जो पिछली बार हम कर नहीं पाए थे ना, वो तो उस समय के लिए बनाया था, बिल्कुल तो जी वो जी थोड़ा शेयर करता हूँ मैं। जी जी। देखते हैं उसमें कई सारी चीजें आ जाएंगी अभी। हाँ ओके। हाँ जी 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 बिल्कुल। थैंक यू सर।
दिख रहा है? ना हाँ आ गया आ गया। ओके। ओ उसको बड़ा करना पड़ेगा सर। हाँ सर, हाँ करता हूँ। साथियों, ये थोड़ी सी एक समाचार पत्रों में जो आया था पिछली बार, जब मानसून शुरू हुआ था तो कुछ घोषणाएं की थी हमारे मानसून वाले जो पूर्वानुमान लगाते हैं विभाग, उन्होंने कहा था कि इस बार मानसून अब जल्दी रवाना होगा। लेकिन अब उसके बाद में फिर से एक खबर आई कि मानसून की वापसी जल्दी नहीं होगी, और इस माह मतलब ये अगस्त और सितंबर माह में इसका देर तक बने रहने की उम्मीद है। और इसके कारण हमारे मध्य क्षेत्र में, जहाँ पे हम लोग हैं मध्य प्रदेश में, और थोड़ा से उत्तरी भाग में भी काफी वर्षा आएगी और कई जगह बाढ़ की स्थिति बनी रहेगी। अब ये खबर अच्छी है नहीं है, इसका थोड़ा सा आकलन करें हम अगर, तो ये पाएंगे कि जिन किसान भाइयों ने एक ही वैरायटी लगाई है, कोई भी हो, तो उसमें नुकसान होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, बजाय इसके कि आपने 3-4 वैरायटीज लगाई हो। एक ही वैरायटी जिनका कि जैसे मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो 95-60 जो जल्दी पकने वाली है वैरायटीज, तो उनमें अभी एक किसान भाई हाथ में लेके फलियां भी दिखा रहे थे कि इस तरह की फलियों के अंदर ही बीज का अंकुरण हो गया है ना। इसके बारे में थोड़ा सा एक मैं जो इसकी बेसिक जानकारी है वो मैं दे दूं। देखिए, सोयाबीन के बीज में 2 ऐसे तत्व होते हैं जिसमें कि एक ज्यादा प्रमुख होता है, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का काम क्या रहता है, को वो बीज की जर्मिनेशन की क्षमता को एक हद तक दबाए रहता है। तो जैसे ही एब्सिसिक एसिड की मात्रा कम होती है, बीज अंकुरित होने लगता है ना। ये एब्सिसिक एसिड ऑलरेडी रहता है बीज में, तो अगर एब्सिसिक एसिड कम हो जाए किसी वजह से, तो बीज में अंकुरण होने लगता है। तो ये स्थिति कब बनती है, जब आपकी वातावरण में नमी बहुत बनी रहती है। जब नमी बनी रहती है तो बीज पानी सोखता है और वो एब्सिसिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम कर देता है, और एब्सिसिक एसिड जो अंकुरण को रोकने वाली चीज है वो असमर्थ हो जाता है और बीज में अंकुरण शुरू हो जाता है। अगर वातावरण में नमी नहीं है, बरसात नहीं हो रही है, तो ये एब्सिसिक एसिड बना रहता है और अंकुरण को रोका रहता है। अगले सीजन में अगर उस अच्छे वाले बीज को फिर लगाते हैं, तो जब वो जमीन में जाता है, पानी सोखता है, एब्सिसिक एसिड की मात्रा कम होती है, फिर से वो अंकुरण शुरू कर देता है। तो वैज्ञानिक लोग ये बोलते हैं कि कुछ फसलों में ये देखा गया है कि अगर एब्सिसिक एसिड जो कि वातावरण में नमी की वजह से कम हो गया है और उसकी वजह से अंकुरण शुरू हो जाता है, ऐसी दशा में अगर एब्सिसिक एसिड डाल दें, उसमें स्प्रे कर दें, या एक दूसरा कंपाउंड है मैलेइक हाइड्राजाइड, इन 2 कंपाउंड्स पे दूसरी फसलों में, प्याज में, लहसुन में, इसमें काम किया गया है। तो वो ये बोलते हैं कि अगर ये स्थिति आने से पहले इनका प्रयोग कर लें, तो ये एब्सिसिक एसिड या मैलिक हाइड्राजाइड की जो मात्रा है वो बीज में बनी रहती है और वो अंकुरण को दबाए रहती है, तो इस तरह की स्थिति नहीं आएगी। लेकिन जैसे अभी जोशी सर ने कहा कि सोयाबीन में इस तरह का कोई बहुत अभी कंक्लूसिव परिणाम नहीं आया है, रिसर्च चल रही है। जो बीज वैज्ञानिक है सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में, उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो वो अभी प्रयोगशाला के स्तर पर इस चीज को देख रहे हैं कि जो ये कंपाउंड एब्सिसिक एसिड और मैलिक हाइड्राजाइड दूसरी फसलों में काम कर रहे हैं, क्या वे सोयाबीन में भी ऐसे ही परिणाम देंगे। तो ये काम अभी चल रहा है, शायद इस सीजन के अंत तक वो कुछ प्राथमिक उनके पास में परिणाम आ जाएंगे। डॉक्टर साहब धान में, हाँ डॉक्टर शर्मा, धान में मोलिब्डेनम स्प्रे से भी यही हो रहा है। हाँ, वो मोलिब्डेनम, राइट सर, आपने बताया भी था अभी।
तो ये दूसरी दूसरी फसलों में है, सोयाबीन में अभी नहीं हुआ है इसका, तो काम चल रहा है। लेकिन अब ये है कि जो मौसम का मार है हमारी फसल पे, उसको तो नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। जो चीज हमारे हाथ में है वो ये है कि वो जो हम लोग बहुत शुरू से बोलते आए हैं कि अलग अलग अवधि में पकने वाली सोयाबीन लगाएं, क्योंकि मौसम में बदलाव जो वैश्विक रूप से देखा जा रहा है, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं आग लग रही है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, तो इस तरह की संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। तो हमारा एक उत्तरदायित्व ये होना चाहिए कि हम ऐसी चीजें लगाएं, ऐसी फसलें लगाएं जो कि अलग अलग अवधि में पकें। अब जो ये अंकुरण की समस्या आ रही है, ये जो जल्दी पकने वाली किस्में हैं उनमें आ रही होगी। अभी जिनमें पकने की में देरी है, 15-20 दिन की, 25 दिन की, कहीं कहीं हो सकता है 1 महीने बाद पके, तो उन फसलों में शायद ये प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो जो हमारे हाथ में है वो चीज हम करें। अच्छा, दूसरी एक जो समस्या और अभी कई जगह देखने में आई थी, येलो मोजाइक बीमारी, पीला मोजाइक बीमारी आई है कई जगह। अब ये एक कहीं से मेरे पास में साझा हुआ था न्यूज के तौर पे, धार जिले के बदनावर तहसील में नागदा गांव में सोयाबीन की फसल में येलो मोजाइक बीमारी लगने की वजह से किसान ने अपनी 9 बीघा की खड़ी फसल ट्रैक्टर द्वारा रोटावेटर चलाकर नष्ट कर दी और वो सिर पकड़ के बैठ गए। तो ये परिणाम इन चीजों का है कि जो अनुसंधान से निकली हुई ये चीजें, जो वैज्ञानिक अनुशंसा करते हैं, जो हम लोग सॉलिडरी डाइट के माध्यम से अनुशंसा करते हैं अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग कीड़ों के लिए, उनका समुचित प्रयोग नहीं करते हैं, उनका अनुपालन नहीं करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति बनती है। पीला मोजाइक बीमारी हम लोग जानते हैं कि बहुत कठिन बीमारी है, इसको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बीमारी वायरस से होती है और वायरस को रोकने के लिए कोई दवाई नहीं है। सिर्फ एक अच्छी बात यह है कि ये बीमारी सफेद मक्खी द्वारा फैलाई जाती है, और सफेद मक्खी क्योंकि एक कीड़ा है तो उसको रोकने के लिए हमारे पास में कीटनाशक है। लेकिन ये सब चीजें समय से हो जाए, बीमारी दिखने के साथ ही इसका उपाय के नियंत्रण के उपाय भी हम करना शुरू कर दें, तब तो आप इस पे विजय पा सकते हैं। नहीं तो फिर ऐसी हालत होती है जैसे कि आपको अभी इस फोटो में दिखाया गया है, सिवाय उसको हाँकने के कोई चारा नहीं रह जाता है। अच्छा, यहाँ पे भी एक जो ये किसान भाई गलती कर रहे हैं वो ये है कि इन्होंने रोटावेटर चला के जो बीमार पौधे थे वो भी इसमें मिला दिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वायरस ग्रसित पौधे थे उसमें जो वायरस है वो भी जमीन में पड़े हो गए। अब वो वायरस किस स्थिति में रहेगा, अगली जो फसल आएगी उसमें क्या प्रकोप करेगा, अगले वर्ष जो सोयाबीन में आएगी उसमें कहाँ तक प्रकोप करेगा, ये सब अभी इसकी मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको फसल काटनी ही है, निकालनी है, तो उसको पूरे खेत से निकाल के बाहर करें। ये नहीं कि उसको रोटावेटर चला के जमीन में मिला दें या कल्टीवेटर चला के जमीन में दबा दें उसको। बीमार पौधों को तो हम हमेशा बोलते हैं कि खेत से बाहर निकाल के नष्ट करें, तो कृपया ऐसा न करें। दूसरी जो अभी फसल जैसे जोशी सर ने बताया कि कई अवस्था में है, अभी भी कहीं कहीं हमारे मालवा में तो नहीं लेकिन दूसरे क्षेत्रों में, तो से उत्तरी भाग में कहीं कहीं अभी भी फसल फूल पे है, जो लेट वैरायटीज है ना, और वो फूलों को नष्ट करने के लिए इल्लियां भी है वहां पे। कहीं कहीं फूल कर्रे में परिवर्तित हो गए हैं या फलियों बनने लगी हैं, या कहीं कहीं जो हमारे अभी आसपास के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, कर बन गए हैं, थोड़ी सी बड़ी फलियां लगी हैं, उनसे बड़ी फलियां भी लग गई हैं, दाने भी भर गए हैं, है ना। और उन फलियों को सेमीलूपर भी खा रहा है, चने की इल्ली भी खा रही है, मतलब सब तरह के नुकसान उसमें हो रहे हैं। अब ये देखें, अगर आप, ये हमारे यहाँ की ज्यादातर अभी स्थिति है कि फलियों में दाना भर गया है लेकिन पूरी तरह नहीं भरा हुआ है अभी। मतलब एक स्टेज वो आती है ना कि जब दाना पूरा भर जाता है तो उसमें से नमी निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और वो पकने की अवस्था में जाने लगता है। लेकिन ये जो अवस्था है अभी, यहाँ पे दाना अभी भर रहा है, पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में
ये आपका हेलिकोवर्पा है, 2 तरह के बताए, हरा भी हो सकता है, इस तरह के काला भी हो सकता है। ये आपको जहां जहां फलियों में दाने लगे हैं वहां पे छेद करके दाने खा जाता करता है। अब अभी इनको रोकने में भी एक समस्या आ रही है कि फसल हमारी इतनी घनी हो गई है। एक तो बीज आप लोगों ने बहुत, कई किसान भाई बहुत डालते हैं इसमें, 25 किलो बीघा, 30 किलो बीघा ऐसे डाल देते हैं, तो पौधों की संख्या बहुत हो जाती है। तो ये कीड़ों तक आपकी दवाई पहुंच ही नहीं पाती, चाहे वो ट्रैक्टर से डालें, चाहे वो आप पाइप वाले स्प्रेयर से डालें, चाहे नेप्सक स्प्रे से डालें। घनी फसल में दवाई इन कीड़ों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो ये समस्या थोड़ी सी आ रही है। और एक चीज और देखने में आई है कि इस तरह के पतंगे, 2 पतंगे अलग अलग मैंने दिखा रखे हैं, दोनों ही सेमी लूपर के हैं लेकिन अलग अलग जातियों के हैं। ये पतंगे भी उड़ते हुए दिख रहे हैं। कहीं कहीं इल्लियां इस तरह की हरी जो इल्ली होती है वो काली पड़ने लगी है, या ये सफेद पड़ने लगी है, या ये पूरी सफेद पड़ गई है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक निश्चिंतता वाली बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी फसल में इस तरह की स्थिति आ गई है कि मतलब उसमें दाने भरना शुरू हो गया है या 3/4 दाना भर गया है, और आपने खेत में देखा कि ये बड़ी बड़ी इल्लियां दिख रही हैं या ये खेत में पतंगे भी दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है समझिए थोड़ा सा। ये जो बड़ी इल्लियां हो गई हैं, इसके लिए 2 संभावना है। अब या तो ये इनके जो जीवन चक्र का दूसरा हिस्सा होता है, प्यूपा, शंखी जिसको बोलते हैं, उसमें परिवर्तित हो जाएंगी, या ये जो आपको हल्की हरी से जो काली काली दिखने लगी है या सफेद दिखने लगी है, ये बीमारी से संक्रमित हो गई है। अब ये इल्लियां आपकी फसल को नुकसान नहीं कर पाएंगी। ये बीमारी से संक्रमित होकर मर चुकी हुई इल्ली है सेमी लूपर की, तो ये मर चुकी है, आपकी फसल पे दिखेगी लेकिन कोई नुकसान नहीं करेगी। ये जो पतंगे दिख रहे हैं आप, इल्ली में से प्यूपा बना होगा, प्यूपा में से फिर ये पतंगा निकला होगा। अब ये पतंगा फिर से खेत में जाके अंडे देगा, अंडे में से फिर इल्लियां निकलेगी। मतलब अभी इसका 15-20 दिन तक आपको इल्लियों से नुकसान होने की कोई गुंजाइश नहीं है, जब तक आपकी फसल बढ़ चुकी होगी, दाना उसमें भर चुका होगा और नीचे की पत्तियां पीली पड़ के गिरने लगी होंगी। इसका मतलब कि आपको जो अगली पीढ़ी से नुकसान होना है वो अब नहीं हो पाएगा, ये निश्चिंत रहिए। तो इसके लिए कृपया कोई दवाई डालने की जरूरत नहीं है। कई बार किसान भाई फोन करते हैं, सर हमारे घर हमारी ऐसी बड़ी बड़ी इल्लियां दिख रही हैं, तो मैं उनको ये समझाता हूँ भाई ध्यान से देखो, क्या वो बहुत एक्टिव है, या पत्ते काट रही हैं, या बहुत ज्यादा संख्या में है, 1 मीटर में 3, 4, 5 इल्लियां दिख रही हैं आपको। नहीं अगर दिख रही तो निश्चिंत हो जाओ, कोई दवाई डालना है, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें आप लोगों को समझना जरूरी है। कहीं कहीं कुछ किसान भाइयों ने इस तरह की तस्वीरें भी भेजी हैं। ये बिहार की हेरी कैटरपिलर है, बिहार की जो रोएदार इल्ली होती है उसका प्रकोप है। अब ये देख के मुझे भाइयों दुख हुआ कि जो साथी हमारे साथ में कई दिनों से जुड़े हुए हैं, कई इस तरह के वीकली चौपाल का हिस्सा रह चुके हैं, वो कैसे अपनी फसल को इस स्थिति में लाने के लिए तैयार हो सकते हैं। कैसे उन्होंने पहले से इसका ध्यान नहीं दिया। हम लोग जो भी आवाज गई डॉक्टर साहब? हेलो, सुनाई नहीं दे रहा था? जी जी आ रही है। ओह, अब मेरे को फिर से देखना पड़ेगा कितनी स्लाइड से। नहीं सर, अभी बिहारी हेयर कैटरपिलर पे चल रहे हैं। अच्छा, बिहार हेरी कैटरपिलर तक दिख रहा था। हाँ हाँ ओके 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 ओके, वो नुकसान दिख रहा था उसमें। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। अभी दिख रही स्लाइड? जी स्लाइड दिख रही है? दिख रही ना? दिख रही है सर। हाँ, तो ये बिहार हेरी कैटरपिलर का नुकसान इतना अधिक हो जाना, ये थोड़ा आश्चर्य की बात लग रही है, क्योंकि इसका नियंत्रण का उपाय बड़ा सरल है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, इसकी जो पतंगा होता है, जो इसकी मादा पतंगा होती है,
वो पत्ती की निचली सतह पे झुंड में अंडे देती है 200-300 की संख्या में, और उसमें से ये इस तरह की इल्लियां, ये तो थोड़ी सी बड़ी हो चुकी हैं, दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि एक ही पत्ती पे इकट्ठा होती हैं, और एक पत्ती पे आप ये पत्तियां पीछे वाली देख सकते हैं, उनका क्लोरोफिल खा के पूरा सफेद बना दिया है इनको, और फिर उसके बाद में भी ये दूसरी पत्तियों पे फैल के उसका पूरा हरा हरा भाग खा जाती हैं, और उसमें सिर्फ उसकी जो शिराएं हैं, नाड़ियां हैं, वो बची रह जाती हैं। तो ये स्थिति आना एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, कि इसका मतलब ये बताता है कि जो भी किसान भाई हैं वो अपनी फसल में निगरानी करने से चूक गए, और ये आपकी तंबाकू की इल्ली इतनी स्थिति तक पहुंच गई है। तो कृपया ऐसी स्थिति अपने खेत में ना आने दें, और ऐसा ही नुकसान तंबाकू की इल्ली से भी होता है, तो उसको कृपया रोकें। अदरवाइज अगर इतनी बड़ी इल्लियां हो गई हैं और आपके खेत में आ गई हैं, ऐसा नुकसान हो गया है, तो उस पर मैं नहीं समझता हूँ कि दवाई डालने से कोई फायदा होगा। अब जो कुछ है वो आपका, जो पत्तियां बची हुई हैं उनके माध्यम से उसमें फोटोसिंथेसिस होगा, और वो फलियों में दाना भरने की प्रक्रिया को थोड़ा बहुत मदद करेगा। कमी तो होगी उसमें, दाने छोटे रह सकते हैं, उत्पादन में भी कमी आ सकती है, लेकिन जितना पैसा खर्च करेंगे उतना आपको फायदा नहीं मिलेगा। जो अभी जिनमें की फलियों में दाना नहीं भरा है अभी, या वो प्रक्रिया चल रही है, वहां पे चने की इल्ली या सेमी लूपर आपकी फलियों को नुकसान कर रही है, या पत्तियां बहुत ज्यादा खा रही हैं, तो वहां के लिए हमने ये पे कुछ कीटनाशक लिखे हुए हैं, उनको डालें। देखिए अगर बड़ी इल्लियां हो गई हैं तो आपका क्लोरेंट्रा निलप्रोल वगैरह से, या जो आप लोग कोराजन बोलते हैं, उससे नहीं मरेंगी। वो एक आप जो भ्रम है ना, वो निकाल दीजिए मन से अपने। उनके लिए आपको स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड चाहिएंगे, जैसे कि लेप्टासाइलोथ्रिन, इंडोक्साकार्ब, ये कराटे या आपका धावा के नाम से, एवान के नाम से मिलते हैं ये, तो ये इनका उपयोग करें। अभी नई दवाइयां और आई हैं, टेट्रानिलिप्रोल है और ब्रोफ्लानिलाइड है, जो वाइगो और एक्सपोनस के नाम से मिलते हैं, इनका उपयोग भी करके इल्लियों को मार सकते हैं। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ, पहले आप अपने खेत का निरीक्षण करके ये पता लगा लें कि खेत में इल्लियों की संख्या कितनी है, क्योंकि देखिए जो दूसरी जनरेशन की इल्लियां थी वो आके खत्म हो गई हैं, वो उनका जीवन चक्र खत्म हो गया, अब तीसरी जनरेशन की आ रही हैं। तो तीसरी जनरेशन की आ रही है, किस स्थिति में है, कितनी छोटी है, क्या वो आपके फसल को वाकई नुकसान कर रही हैं। थोड़े बहुत पत्ते अगर काट रही हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, सोयाबीन में बहुत पत्ते होते हैं। अगर हाँ वो आपकी फलियों को नुकसान कर रही है तो चिंता की बात है, और वो फलियों को नुकसान करती है जो चने की इल्ली है या आपकी सेमी लूपर है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, तो उनके लिए दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। ये किसी भाई ने वो भेजा था कि तना मक्खी का भी प्रकोप बहुत हो रहा है। देखिए तना मक्खी का प्रकोप हमने बताया था पहले भी कि इसकी कम से कम 5-6 पीढ़ियां होती हैं, ओवरलैपिंग चलती रहती है, हर 10-12 दिन में एक नई पीढ़ी मिल जाएगी हमको उसमें, और वो सोयाबीन को नुकसान करना शुरू कर देती है। तो सोयाबीन में तना मक्खी से सबसे अधिक नुकसान फसल की शुरुआत की 10-12-15 दिन की अवस्था में होता है, जबकि जिस पौधे पे तना मक्खी लगी वो पौधा पूरा सूख जाता है, खत्म हो जाता है वो पौधा, और आपके खेत में पौधों की संख्या कम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी फसल बढ़ती है तना मक्खी उसमें चलती रहेगी, लेकिन उसमें नुकसान इतना नहीं होगा। इसका जो नुकसान यहाँ बताया है आपको, देखिए तना काट के दिखा रहे हैं ये किसान भाई, और तने में काफी लंबे दूरी तक उसकी सुरंग बनी हुई है। ऐसी अगर स्थिति है तो निश्चित ही इसमें नुकसान होने की आशंका होगी। लेकिन आमतौर पे क्या होता है, 1-2 सेंटीमीटर तक खाया उसने और उसका जीवन चक्र खत्म हो गया, वहां पे प्यूपा बन गया, प्यूपा बन के मक्खी निकल गई बाहर से तो छेद में से, और फिर से शुरू हो जाती। तो हेलो, हाँ जी, तो अगर
आपने देखा 2 4 5 10 पौधे निकाल के देखिए, काट के देखिए उसमें कि अगर डैमेज थोड़ा थोड़ा सा है, उसमें पीले रंग की आपको छोटी सी इल्ली दिख रही है, तो ये कॉम्बिनेशन वाले कोई भी इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें एक हिस्सा आपका सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का होता है, जो कि पौधे के अंदर पहुंच के जो अंदर इल्लियां हैं, छोटी इल्लियां हैं, उनको मार सकता है। जैसे इन तीनों में या थायमिथॉक्सम है, ये सिस्टमिक है, क्लोरेंट्रानिलिप्रोल ये सिस्टमिक है, इमिडाक्लोप्रिड ये सिस्टमिक है, और इनके साथ में अगर कोई इल्लियां बाहर हैं तो उनको ये जो कीटनाशक है ये कॉन्टैक्ट कीटनाशक है, लेम्डासाइलोथीन, बीटासाइक्लोथीन, तो ये मार सकते हैं। कॉम्बिनेशन वाले इंसेक्टिसाइड इनके लिए अच्छे रहेंगे। कहीं कहीं से एक दो जगह से, ज्यादा तो नहीं, सफेद सूंडी का प्रकोप सुनने में आया है, जहाँ पे कि सोयाबीन में इस तरह के टापे पौधे खत्म हो गए हैं वहां से, या एक लाइन से पौधे सूख रहे हैं। ये तो 2-3 साल पहले का फोटो है शाहजहांपुर के आसपास के खेतों का, लेकिन अब बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सफेद सूंडी से नुकसान कैसे होता है। आपको एक ही लाइन में लगातार पौधे सूखते मिलेंगे, या इस तरह का एक पैच डेवलप हो जाएगा जहाँ पे कि पौधे सूख के खत्म हो गए हैं। अगर आप जमीन को नीचे से थोड़ी सी कुरेद के देखेंगे तो आपको इस तरह की सफेद सूंडी एक मिल जाएगी उसमें। जब खेत में बहुत ज्यादा प्रकोप हो जाता है तो वो इल्लियां खेत के बाहर निकल के मेड़ों तक आ जाती हैं, और मेड़ों में भी जो पौधे लगे रहते हैं उनकी जड़ें पे खाती रहती हैं, उनको काटती रहती हैं। तो इसका वयस्क है ना, ये इसकी जो मादा वयस्क है, मादा नर, ये सब आसपास के पेड़ों पे, खेत के आसपास जो पेड़ लगे रहते हैं आपके नीम के, बबूल के, वहां पे बैठे रहते हैं, और दोनों के मीटिंग के बाद में, मिलन के बाद में, नर मादा के मिलन के बाद में मादा जो वयस्क है वो उड़ के खेतों में आती है, और जो भी फसल लगी रहती है वहां पे जमीन में अंडे देती है, और अंडे में से ऐसी वाली इल्लियां निकलने लगती है। ये तो पूरी विकसित इल्ली है, इसके पहले छोटी सी रहती है, आपको मुश्किल से एक 2-3 मिलीमीटर की रहती है, तब से वो जड़ काटना शुरू कर देती है। उस समय जो बारीक बारीक जड़ें रहती हैं वो काटती हैं, लेकिन जब ये इल्ली इस स्थिति में पहुंच जाती है तो पूरी की पूरी जो मोटी जड़ है वो भी काट देती है। तो उसका नतीजा क्या होता है, उस तरह के सूखे पौधे को अगर आप हल्का सा उखाड़ कर देखेंगे तो बड़ी आसानी से खिंच के आ जाएगा, नीचे कोई जड़ नहीं रहेगी। तो ये सफेद सूंडी का है। तो पहली बात तो ये कि अगर आपको ये कंट्रोल करना है, इनके वॉइस को कंट्रोल करना है, तो थोड़ा सा उसमें रुचि लेके कुछ आसपास के किसान साथियों को भी मिला के, जिनके की खेतों के आसपास पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनमें ऊंची धार मारने वाले पंप से एक कीटनाशक का स्प्रे कर दें। पंप आते हैं, जैसे फुट पंप भी आते हैं, कुछ जो आपके पाइप वाले स्प्रेयर्स हैं उनसे भी डाला जा सकता है वो दवाई, जो कि बहुत दूर तक मार करते हैं। तो ये जो वयस्क है ये मर जाएंगे, आपके बहुत ज्यादा संख्या में मर जाएंगे। दूसरी, इनके लिए आप लाइट ट्रैप भी लगा सकते हैं, ये भी रात के समय लाइट में अट्रैक्ट होते हैं। और तीसरा, फिर अगर जमीन में ये आ गए हैं या आपके खेत में, आपको पता है कि हर साल हमारे खेत में दिक्कत रहती है, तो ब्यूवेरिया बेसियाना नाम का एक कीटनाशक है, जिसमें कि फफूंद आधारित कीटनाशक है, उसको अगर डाल के जमीन में मिला देते हैं तो, या मेटाराइजियम है वो भी कीड़ों को मारने के लिए फफूंद है, तो इनको हम नियंत्रित जमीन में कर सकते हैं। चौथी बात, अगर आपने इमिडाक्लोप्रिड से बीजोपचार किया है तो जो नन्ही नन्ही इल्लियां हैं जड़ों को काट रही हैं, वो जड़ों को काटते से ही मर जाएंगी, आगे वो इतनी बड़ी हो ही नहीं पाएंगी। तो 3-4 चीजें मैंने आपको बता दी। हालांकि ये समस्या बहुत ज्यादा स्तर पे नहीं है, बड़े स्तर पे नहीं है, लेकिन जिन खेतों में आती है वहां पे बड़ी गंभीर हो जाती है। तो उन किसान भाइयों को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। यही चीज मैंने सभी बताई है। जहां पे बड़ी अगर इल्लियां हो रही हैं तो वहां पे क्लोरपाइरिफॉस 2.5% दानेदार दवाई मिलती है, उसको 16 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से थोड़ी सी रेत में मिला के आप कतारों के बीच में डाल दें, ताकि बारिश के पानी से क्लोरपाइरिफॉस के जो दाने हैं वो घुल के नीचे चले जाएं, और अब जहां पे इल्लियां हैं वहां पे पहुंच जाए और इल्लियों को मारने लगे। या फिर थोड़ा सा सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड, इसमें इमिडाक्लोप्रिड मिला हुआ है,
बीटा साइक्लोफिन के साथ में, उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, उसका भी थोड़ा असर हो सकता है। बीमारियां कुछ किसान भाई अभी बता रहे थे, कई कई जगह पे आपको राइजोक्टोनिया का प्रकोप देखने में आया है। उस तरह के पौधे कहीं कहीं बीच बीच में दिख रहे हैं, जहाँ पे बीजोपचार कर दिया वहां पे नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ पौधे आ जाते हैं उसमें। आप अगर उनको ध्यान से देखेंगे तो इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देंगे। पत्ती में कहीं से किनारे से धब्बे बनते हैं और वो धब्बे बड़े होकर मिल जाते हैं और पत्तियां सूखने लगती हैं। जहाँ पे फलियां अभी तो हरी हैं, लेकिन जब सूखने लगेंगी तो उसमें भी इस तरह के धब्बे आपको दिखने लगेंगे तनों पे और फलियों पे। ये राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट बीमारी होती है। दूसरी एक और जो अभी देखने में आ रही है या अभी आने वाले समय में फसल में दिख सकती है, वो है एंथ्रेक्नोज। इसको देखिए पहचानने का तरीका बड़ा आसान है। अगर आप खेत में निरीक्षण कर रहे हैं तो आपको कुछ पौधे ऐसे दिखेंगे जिनके की पत्तियां पलट चुकी हैं, जो आमतौर पे जिसमें पत्तियों का जो मोटी शराह है वो नीचे की तरफ रहती है और ऊपर की तरफ चिकना भाग रहता है, लेकिन यहाँ पे पत्तियां पलट जाती हैं और इसकी जो नाड़ियां हैं, मोटी नाड़ियां, वो ऊपर दिखने लगती हैं और नाड़ियां भूरी होने लगती हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं नाड़ियां और उसका जो तना है वो सब भूरा भूरा होने लगा है, ब्राउनिंग होने लगी है। और ये इन्फेक्शन, एंथ्रेक्नोज का इन्फेक्शन आपकी फलियों पर भी आने लगता है। अब अगर ये इन्फेक्शन थोड़े दिन और ज्यादा दिन रहा यहाँ पे, तो ये फलियों से अंदर जाएगा, दानों को भी संक्रमित करेगा और वो दाने खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो कृपया इस तरह की अवस्था तक न आने देने के लिए हम लोग ये बोलते हैं कि जब दाना सोयाबीन में भर रहा है तो उस समय ये कोई भी फफूंदनाशक जो इतने सारे बताए हैं, टेबुकोनाजोल है, टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर है, ये जो इनके कमर्शियल नाम है, कुछ इंपॉर्टेंट कमर्शियल नाम वो भी आपने लिखे हुए हैं। स्वाधीन, हेडलाइन है, ओपेरा, प्राक्सर, फैंटम। तो इनमें से किसी भी एक का, इनमें से ज्यादा नहीं डालना, कोई भी एक फंजीसाइड का स्प्रे जब दाना विकसित हो रहा है, उसमें बढ़ रहा है, उस समय अगर डाल दें तो ये बीमारी, इस तरह की जो बीमारियां दिखाई मैंने, एंथ्रेक्नोज है या राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट है, इनके संक्रमण को बहुत कम किया जा सकता है, इनसे होने वाले नुकसान को बहुत कम किया जा सकता है। मैं ये नहीं क्लेम करता कि 100% खत्म हो जाएगा, लेकिन इतना नहीं होगा कि आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़े। तो ये कुछ चीजें हैं मैं बताना चाहता था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होंगी।